हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या देखा था? ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया, पेरीमीटर, कोसाइन रूल देखे थे और है ना, और हम लोग हीरोइन फार्मूला को डिराइव किया था। और ये इनइक्वालिटी देखे थे। वैसा इनइक्वालिटी की अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के साइड का लेंथ दिया हो तब हम उसको कैसे बताएंगे ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्टूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा जो अपोलोनियस थ्योरम कैसे डिराइव होता है ना। स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और कुछ जो हमारा जो छूटा हुआ था एरिया का पार्ट ना, उसको हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद स्टीवर्ट थ्योरम डिराइव करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ से हम लोग पिछले दिन क्लोज किए थे। तो फिर देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल एबीसी है ना। तो इसका एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, एरिया इक्वल टू क्या आता था, एरिया ए इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस मल्टीपल हाइट। ये करते थे ना, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो ना, चाहे वो एक्यूट ट्राइंगल हो, ऑब्टूज ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक एबीसी एक ट्राइंगल है ना, ये एक्यूट टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए इसका हाइट क्या है, एच। तो इसी के जो इसका जो वर्टेक्स है, इससे हम लोग बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। ये चलिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बड़ा सा ये लाइन है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं बीसी के पैरेलल। मान लें कि हमने लाइन ड्रॉ कर दिया पी क्यू, पी क्यू लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिया, क्या है, पी क्यू पैरेलल है बीसी। हम लोग ऐसा साइन बताए थे ना आपको, लाइन में कि पैरेलल हो तो हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि इसका अगर हाइट क्या होगा, अगर यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब देखिए यहां से जो आपका ये लेंथ है ना, परपेंडिकुलर का, देखना ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, अब ये तो पैरेलल लाइन है, तो यहां से भी अगर इसके परपेंडिकुलर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो भी आपका क्या होगा, अभी आपका तो वही होगा ना, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये भी तो आपका P फॉर परपेंडिकुलर ही है। तब यहाँ पर हम ये दिखाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल होगा ना, तभी आपका एरिया वो सेम ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर अज्यूम करते हैं इस तरीके से ना, देखिए इसको हम लोग थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहां से देखिए ये पॉइंट सी को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए बी सी है, इसको हम लोग मान लीजिए कि आप डी एज्यूम करते हैं, एक ट्राइंगल है डीबीसी है ना। एक ट्राइंगल आपका क्या है, ट्राइंगल आपका एक है ए बी सी है ना। देखिए यहां पे लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए एक ट्राइंगल डीबीसी है, ठीक है। और एक सोचिए कि हम लोग का ऐसा है कोई ट्राइंगल है, यहां से हम लोग ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, एक ट्राइंगल को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी है ना। डीबीसी आपका क्या होगा, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है ना, ये आपका ऑब्टूज एंगल है। और देखिए इसको अगर ई एज्यूम हम लोग कर लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी है, इज इक्वल टू क्या होगा, सारे के इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस है ना। बेस कितना है यहाँ पे, बीसी है ना। बेस तो बीसी है ना, बेस आपका बीसी है मल्टीपल, अगर परपेंडिकुलर को अगर पी बोलते हैं, बीसी मल्टीपल परपेंडिकुलर है ना, जो भी हो। अब ये देखिए एक ही बेस पर अगर कोई भी कितना भी आप ट्राइंगल बना ले, चलिए एक ट्राइंगल हम लोग को माने कि हम लोग एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं ना, कोई फर्क नहीं आपका पड़ता है। ये ट्राइंगल मान लीजिए, इसको हम लोग मान लीजिए कि एफ बी सी है, ठीक है। एफ बी सी इक्वल टू आपको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी सी है ना। सारा का ट्राइंगल का एरिया वही होगा, एफ बी सी हो, कोई भी ट्राइंगल हो है ना। तो ये आपको तो क्लियर हो गया हो कि देखिए कोई भी ट्राइंगल हो एक ही सेम बेस पे और उसका हाइट अगर सेम हो तो सारा भी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है ना। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है।
जैसे देखिए आप लोग का क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, डीईसी को हम लोग इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, घेर लेते हैं डीईसी को, है ना। इतना इज इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल है, डीबीसी को एक घेर लेते हैं, कि आपको थोड़ा डीबीसी को हम लोग इससे ये करते हैं, ये इक्वल टू ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप ये तो अच्छे से आपको समझ में आओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, या कोई भी ट्रायंगल, या आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ सी, डी आपको बी एफ सी या एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, कोई भी हो, सारा इक्वल हो। तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे ना कि कोई भी ट्रायंगल है, उसका अगर बेस सेम है और हाइट सेम है उसका, तो कैसा भी ट्रायंगल हो ना, आप चाहे मन हो तो आप एक लंबा सा ट्रायंगल आप ऐसे ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, इसको आप यहाँ से मिला लीजिए, तो ये भी ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल ही सेम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, हाँ ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे एक और ही कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं ना, एक ट्रैपेजियम है ना। ट्रैपेजियम में क्या होता है ना, अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, अभी बस ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि ट्रैपेजियम होता है जिसका कि दोनों दो साइड आपस में पैरेलल होता है ना। यहाँ पे पैरेलल साइड आपका ए बी और सी डी एक पैरेलल साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक रिजल्ट आपको बताने का कोशिश करें, वो रिजल्ट देखिए कितना आसानी से आ जाता है। जैसे देखिए अगर ए बी सी डी एक ट्रैपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है आपका सी डी, है ना, ए बी पैरेलल है आपका सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट से कहीं से भी आप एक हाइट लेंगे ना तो सारा इक्वल ही होगा ना। अब देखिए इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो हाइट तो ऑलवेज वही होगा ना, हाइट या परपेंडिकुलर जो बोलिए आप, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखें अभी, तो जल्दी हम लोग इस रिजल्ट को भी समझ लें, है ना। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, इसलिए मैं सोचा कि अभी एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी बहाने हम लोग इसको भी कवर कर लें, ठीक है। तो देखिए ये तो ट्रैपेजियम हो रहा है, अभी हम लोग एरिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे ट्रायंगल का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैपेजियम है, अगर इसको आप अज्यूम कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है ना, तो हाइट तो आपका सेम है, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे मान लीजिए सोच लीजिए कि आप ये पॉइंट ओ पे ये मिल रहा है ना, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, आप ब्रेक कीजिए थोड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी को आप लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। अब एरिया हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, सीधा लेते हैं ट्रायंगल डी ओ बी प्लस ट्रायंगल ए ओ, ठीक है। एरिया आप समझ जाइए, एरिया छोटा सा लिखते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ कितना होगा ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे सी ओ बी, ठीक है, प्लस ट्रायंगल ए ओ बी, यही है ना ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए ट्रायंगल ए ओ बी दोनों तरफ कॉमन है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ बी, बी ओ डी या डी ओ बी कुछ भी लिख सकते हैं ना, डी ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी, है ना। यहां पर देखिए डी ए बी, है ना, दोनों क्या है पैरेलल लाइन के बीच में, है ना, दो ट्रायंगल डी ए बी और डी सी बी दोनों पैरेलल लाइन के बीच, यानी कि हाइट दोनों का सेम है, यानी कि इसका एरिया डी ए बी का एरिया और डी सी बी का एरिया बराबर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों में ट्रायंगल में कौन सा पार्ट कॉमन है आपका, ये पार्ट आपका दोनों में कॉमन है ना। तो यहां से भी सोच सकते हैं ये दोनों कॉमन है, तो इसमें अगर जरूरत है ये प्लस ये हो रहा है, इसके लिए ये प्लस है, इसका मतलब क्या हो रहा है डी ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैं सोचा कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे, हम लोग को तो बस लर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितना चीजों को अच्छे से सीख लें वही बेटर है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं ना। जिसको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, है ना। इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड है जो कि ए है,
है ना, साइड का लेंथ ए है, हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप तो ये जानते हैं कि इसका तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री हो गया, ये 60, तो ऊपर वाला भी आप समझ रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो एरिया के लिए तो हम लोग बराबर वही करते हैं ना, क्या फंड है हमारा, एक ही तो फंड है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, यही करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है आपका, हाफ ऑफ बेस क्या है, ये हो गया, है ना। देखिए परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, यहां से वर्टेक्स से ये जो आपका बेस है, ये आधार है ना, शीर्ष से आधार पे बोल सकते हैं 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ना। तो आप ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और ये आप ये बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में ना जो आपका जो परपेंडिकुलर होता है ना, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है ना, दोनों में, समबाहु और समद्विबाहु दोनों में, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हम लोग वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दी, तब समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों में ये हाफ हाफ में डिवाइड करता है ना। अभी जस्ट एक या 2 क्लास बाद हम लोग देखेंगे आपका ये कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे आपको बिल्कुल सीधा ये प्रूफ हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कोई झमेला नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए ये है, तो हम लोग का एडी निकालना है, मान लिया कि एडी है ना, ये आपका परपेंडिकुलर, तो एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आपको लिखते थे ना आप, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडी है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे, एसी का स्क्वायर, है ना, माइनस इसके लिए आधार कितना हो गया, बेस कितना हो गया, डीसी का स्क्वायर, है ना। इसको कर देंगे अंडर रूट। तो देखिए एडी इक्वल टू अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ये क्या बोले थे, जो परपेंडिकुलर इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते थे, बाई 2 भी होगा, ये भी होगा, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, है ना। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, √3 ये बाई हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका रूट, ये 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर बाई 4, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बाई 2, है ना, बाहर आ गया तो √3 बाई 2। तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया कितना है, इंटू एडी, है ना। एडी का वैल्यू आपका कितना है, हाफ ऑफ ए इंटू एडी का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ गया, √3 बाई 2 इंटू √3 ये बाई 2, है। तो इसका कितना हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर बाई 4 हो गया आपका एरिया, है ना। किसका एरिया होगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां से सीधा हो जाएगा ना। देखिए ये क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा a इंटू साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बाई 2। तो आप वहां से भी लिख सकते हैं ना, जब आप ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां से हाफ ऑफ बेस तो ये है ही आपका, है ना, टोटल। और देखिए इसका परपेंडिकुलर नहीं लिखना है तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा कर्न इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन 60, है ना। और साइन 60 का वैल्यू होता है आपका वहां पे हाफ ए स्क्वायर इंटू √3 बाई 2, है ना। तो इससे भी आज आपका आ जाएगा √3 स्क्वायर बाई 4। तो अभी उस पर हम लोग को नहीं जाना, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हो यहाँ से अभी समझ जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो एरिया इक्वल टू √3 स्क्वायर बाई 4 हम लोग ऐसे सोचते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लेते हैं। क्या बताया हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो भी वहां से अगर आपका वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे ना, वो हमेशा इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, है ना। जैसे ही हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे तो वहां पे एक दो ही, पहला या दूसरा या तीसरा थ्योरम यही है ना। तो इसे हम लोग आसानी से वहां से आप फील कर सकते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग सोचते हैं। तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का एरिया √3 स्क्वायर बाई 4 हम लोग ऐसे निकालते हैं, है ना। हर चीज हम लोग बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे सीखेंगे, चाहे टाइम हम लोग को जितना भी लगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो उसका एरिया हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। तो फिर अगेन एरिया के लिए तो एक ही फंड है हमारे पास, एक हाफ इंटू बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर। तो आप लोग को पहले भी हमने बताया था कि अगर ये आपका या तो समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, दोनों में क्यों है, अगर यहाँ से वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर डालेंगे वो बेस को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, है ना।
तो ये देखिए वहां पे भी हाफ हाफ में डिवाइड करा था, यहाँ पे भी आपको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ना। तो सोचिए ये भी b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अगर मान ले कि ये डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये कोई डी पॉइंट पे मिल रहा है, ये लेंथ आपका बी है, ठीक है, BC का लेंथ आपका बी है। देखिए तो इसके एरिया निकालने के लिए फिर अगेन वही करेंगे, हाफ ऑफ BC इंटू AD, ये करेंगे ना। एरिया को ए से डिनोट, ए इक्वल टू हाफ ऑफ BC इंटू AD, है ना। BC का वैल्यू आपका कितने के बराबर है, आजूम कर लेते हैं कि हाफ ऑफ B मल्टीपल AD के लिए फिर अगेन वही लगाएंगे, आपका क्या पाइथागोरस लगाएंगे। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोई भी ले लीजिए, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं, या AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए AC का स्क्वायर माइनस लिख लें हम लोग DC का स्क्वायर, है ना। इक्वल टू क्या होगा, AC का वैल्यू कितना, A स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका B स्क्वायर बाई 4, है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4, है ना। ये AD का स्क्वायर है भाई, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4, है ना, इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, AD का वैल्यू आ गया, है ना। ये तो परपेंडिकुलर निकल गया आपका AD। अब इसको बेस इंटू परपेंडिकुलर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ B इंटू हाफ ऑफ अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, B इंटू अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। ये एरिया हो जाएगा आप किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का आपका एरिया ये आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका दो साइड हम लोग इसको मान लें ए और ये बी और AC इक्वल है, और जो BC है वो अनदर साइड है। तो इसमें पहले भी हम लोग को बताया कि परपेंडिकुलर जो भी होगा इसको हाफ हाफ में बेस को डिवाइड करेगा। ये आप अभी थोड़ा देर के लिए याद रखिएगा जब तक कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ लेते। तो इस तरीके से आप लोग से हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री, तो कहाँ से हमें सवाल छूटेगा। बस हम लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को पकड़ के रखना है, ज्योमेट्री आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा, है ना। तो चलिए आपका तो एरिया का ऑलमोस्ट काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टीवर्ट थ्योरम को कैसे डिराइव करते हैं कोसाइन रूल के थ्रू, है ना। स्टीवर्ट थ्योरम के बाद हम लोग फिर डिराइव करेंगे आपको अपोलोनियस थ्योरम को। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक या दो सवाल करते हैं अच्छी वाले। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे स्टीवर्ट थ्योरम कहता क्या है ना। इसका हमारे आप अज्यूम कर लीजिए, मेरे को भी अभी इसका रिजल्ट याद नहीं है, इसका जो ये प्रोसीड्यूर है इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, उस पर हम लोग इसका रिजल्ट कैसे बनाएंगे, जो AM और AN और जो भी है AD सब में रिलेशन कैसे हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपका ABC, है ना। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। उस पर जो बोल रहा है ना कि ये आपका सेबियन है ना, सेबियन उसको बोलते हैं कि कोई भी लाइन जो कि आपका ये वर्टेक्स से गुजरे और जो उसके अपोजिट वाले एंड को, अपोजिट वाले लाइन को कट करे, है ना। मीडियन क्या होता है आपका, वर्टेक्स से आता है और इसका जो बेस को हाफ हाफ में कट करता है ना, आधा आधा में डिवाइड करता है, तो मीडियन है, लेकिन एक्चुअली वो भी एक सेबियन का ही पार्ट है। तो सेबियन ये कहता है ना आपका कि कोई भी वर्टेक्स, चाहे इस वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करा दीजिए और इसके जो अपोजिट वाला साइड है उसको कट करे, वो एक सेबियन होता है। तो यहाँ पे ये स्टीवर्ट थ्योरम कर रहा है कि ABC को एक ट्राइंगल है, ठीक है। A के सामने हो गया, देखिए C के सामने आप इसको C मार्क कर सकते हैं, है ना। B के सामने, कैपिटल B के सामने आप ये आप B मार्क कर सकते हैं ना। AD को भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, चलिए इसको हम लोग नाम ले लेते हैं, D नाम ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल d नाम। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन ये बनता है इसका ना, हमारा कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करके, उसी को वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। उसमें बोला ना कि आपका वर्टेक्स A से BC पे एक सेबियन ड्रॉ किया गया AD, है ना। तो उसका एक अच्छा सा रिलेशन क्या आता है, उसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं ये सोचिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल पढ़े थे ना, अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, देखिए अगर ये थीटा है आपका तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ADB की,
ट्राइंगल एडीबी में अगर कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ते थे हम लोग, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 इंटू अगल इंटू बगल, यही तो पढ़ते थे ना। तो कॉस थीटा ट्राइंगल एडीबी में अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल एडीबी में है। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अगल का स्क्वायर है ना, माइनस सामने का स्क्वायर, ठीक है भाई, 2 इंटू अगल इंटू बगल डी इंटू एम, ठीक है। अब यहां से देखिए आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा इससे, इसको अगर थोड़ा और आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डी एम इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 डी एम इंटू कॉस थीटा, आपका एक रिजल्ट बना। अगेन हम यहां पे ये इसमें ये अप्लाई करें कोसाइन रूल ट्राइंगल एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी में अगर हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करें तो इसी तरीका से हम लोग बिल्कुल सीधा लिख सकते हैं अब ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगेन कॉस 180 माइनस थीटा आप लिखेंगे, चलिए लिखिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2d इंटू एन, है ना। देखिए एक रिजल्ट आपको बस थोड़े दिनों के लिए और याद रखना है, जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ते, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कोसाइन रूल, तो सोचे कि हम एक बार आपको अस्टीवर्थ थ्योरम को इस तरीके से भी आपको प्रूव करके दिखा दें, है ना। जैसे लेकिन आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और उसको दूसरे तरीके से भी सीखेंगे जहां पे बिल्कुल भी ज्योमेट्री लगेगा। तो देखिए कॉस 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 डिग्री पाई बाई 2 डिग्री, है ना, माइनस पाई बाई 2, अगेन ये पाई, जो भी तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए वो 90 से 180 के बीच में ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आपको यहीं पे फोकस करना है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में नेगेटिव होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, तो आप देखिए यहाँ से अगर सीधा इसको उठा के रख दे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके बदले क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, है ना। ये आपका माइनस कॉस थीटा के इक्विवेलेंट है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, प्लस 2 dm कॉस थीटा, ये आपको एक क्वेश्चन आप 1 एज्यूम कर सकते हैं, इसको आप इसको क्वेश्चन 2 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसी तरह से सोचेंगे कि कॉस थीटा को कैंसिल आउट करें, तो कॉस थीटा को कैंसिल आउट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2d इंटू एम है, यहाँ 2d इंटू एन है। तो अगर हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, और इसी क्वेश्चन को m से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद देखते हैं ना। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 को n से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को m से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं दोनों को, है ना। उसके बाद ऐड कर रहे हैं ना, ऐडिंग दोनों क्वेश्चन ऐडिंग कर देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, सी स्क्वायर इंटू एन है, सी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन। देखिए इस टाइप में और क्या आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर एम आ रहा है ना, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इजकल टू, देखिए डी स्क्वायर एन, देखिए यहां से कॉमन लेंगे डी स्क्वायर एम प्लस एन, किसके अंदर डी स्क्वायर एम, यहाँ पे होगा डी स्क्वायर एम, यहाँ पे डी स्क्वायर एम, है ना। फिर इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर,
ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इजकल टू डी स्क्वायर एम प्लस एन प्लस एम एन इंटू एम प्लस एन, है ना। तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर वाले को मिटाते हैं ना, अष्टवर्ग। अब यहां से हम लोग ये लिख देते हैं सीधा, क्या आ रहा है रिजल्ट आपका, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इजिकल टू, क्या लिख सकते हैं आप, डी स्क्वायर प्लस एम एन इंटू एम प्लस एन, डी स्क्वायर प्लस एम एन इंटू एम प्लस एन, है ना। तो अगर यहां से हम लोग देखें वो रिजल्ट को लाने का, आपका अपोलोनियस थ्योरम का, तो एम इजिकल टू एन, ठीक है, एम इजिकल टू एन, तो आपका हो जाएगा 2m 2 इंटू एम तो डी स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना, ठीक है। हाँ, तो आपका ये रिजल्ट आपका बनता है, सी स्क्वायर एन इंटू बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर एन। देखिए ये जो ये है, देखिए ये इसके साथ क्या हो रहा है, इसका जो इस तरह बला है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो ये है इसके साथ इसके इस तरह बला मल्टीप्लाई हो रहा है, सी स्क्वायर इंटू एम, ठीक है ना। यहाँ देखिए बी स्क्वायर इंटू एम, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एम एन इंटू एम प्लस एन, है ना। ये एम इंटू एम इज टू एन रेशियो में इसको डिवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे एम और एन लिखे, है ना। ये बोल रहा है कि जो आपका एडी है इसको बीडी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये एम है या एन है, ठीक है। तो एम प्लस एन इज टू क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अस्टीवर्ड थ्योरम को हम लोग आज से डिराइव करते हैं। तो आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है ना कि जो आपका जो शेवियन है वो मेडियन हो जाता है, अब आपका जो एडी है वो मेडियन हो जाता है, समझ रहे हैं। मेडियन हो गया मतलब कि बीसी को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि अगर ये दोनों अगर एम और एन बोल रहे हैं ना, तो ये आपको एम इक्वल टू एन यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये हो जाता है आपका, ये कौन सा थ्योरम आपका, अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम में ये कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसका रिजल्ट ये आता है ना, ये आपका हो जाता है अपोलोनियस ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आपका हो गया अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है ना कि जैसे ही जो ए से इसके बीडी जो बीसी के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो जो हमारा जो रिजल्ट बनता है स्टैंडर्ड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी एस हाफ ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का, है ना। तो इसको देखिए यहां से हम लोग अगर कैसे सोचेंगे, देखिए एम इक्वल टू एन हो रहा है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, एम इज टू एन। यहाँ पे तो नहीं बताया गया था कि ये एम इज टू एन में आपका इक्वली डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि एम इज टू इक्वल टू एन एज्यूम कर लीजिए, है ना। एम इक्वल टू एन अगर एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम, है ना, इक्वल टू डी स्क्वायर एम इक्वल टू एन, यानी कि इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू एम प्लस एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2m, 2 से 2 तो एम से एम कैंसिल हो गए, तो क्या आपका आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2d स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो सी स्क्वायर कितना हो रहा है आपका, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये आपका कौन सा थ्योरम बोलता है, अपोलोनियस थ्योरम, है। यहाँ पे क्या है, डी है जो कि मिड पॉइंट ऑफ
बी सी, है ना। अब आप ये भी लिख सकते हैं ए डी मीडियन है। मीडियन किसको बोलते हैं? जो आपके वर्टेक्स से गुजरे और जो उसके अपोजिट वाला साइड है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करे। तो आपको ये रिजल्ट यहां से भी मिल जाता है अपोलोनियस थ्योरम का। और चलिए हम लोग इसको एक बार और अच्छे से अपोलोनियस थ्योरम को सिंपल जो तरीका कॉस थीटा वाला है उसे फिर से प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होइए और थोड़ा और अपने आप को बेटर पोजीशन में फील कीजिए कि हम लोग कोई भी सिचुएशन उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे, है ना। तो चलिए, तो आप इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी क्या देखा था? अस्टीवर्थ थ्योरम देखे थे ना, और उसी का हम बोले थे कि एक स्पेशल पार्ट है ये आपका अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है कि एबीसी अगर कोई ट्राइंगल है तो किसी के वर्टेक्स ए से इस पे अगर मीडियन बीसी पे अगर एक मीडियन ड्रॉ कर जाता है एडी, मीडियन का मतलब क्या होता है? बीसी को आप लोग को इक्वली डिवाइड करते हैं ना, वो लाइन जो कि ए से होकर के गुजरे और ये जो बीसी को मिले और जो कि इसको बीसी को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे, है ना। यानी कि एडी है जो इक्वली डिवाइड करेगा बीडी इक्वल टू डीसी। यहाँ पे आपको फिगर में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है बीडी इक्वल टू डीसी, है ना। फिगर थोड़ा खराब बन गया, लेकिन आप ये अज्यूम कीजिएगा बीडी इक्वल टू डीसी है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करने का कोशिश करें कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर कैसे आता है। तो अगेन देखिए, कोसाइन फॉर्मूला अगेन हम लोग यूज करेंगे। आपको इसके पहले ही बताया था कि cos 180 माइनस थीटा है, तो आपको याद रखना कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इंटर करेंगे तो पहला या दूसरा लेसन में इसको हम लोग बिल्कुल क्लियर कट कर लेंगे। cos थीटा इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्यों माइनस कॉस थीटा होता है। हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगी जिसको हम लोग स्केप करेंगे कि ऐसा होता है। ऐसा होता है तो हर चीज विथ लॉजिक होगा। तो अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए जब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं करते, है ना। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाँ, अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, cos थीटा इक्वल टू क्या होता था? अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माने सामने का स्क्वायर डिवीजन 2 इंटू अगल इंटू बगल, यही तो लिखते थे ना। तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे आप? देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? AD का स्क्वायर, है ना, प्लस BD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर डिवीजन 2 इंटू AD इंटू BD, ये लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें तो क्या हो जाएगा आपका? 2AD इंटू BD cos थीटा इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है ना। तब आपका देखिए यहां से AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BD cos थीटा। देखिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, हम लोग अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी के थ्रू, बिल्कुल AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2AD इंटू DC इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, हाँ cos थीटा डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए AD इक्वल टू क्या है आपका? है DC है। BD इक्वल टू आपका क्या है? DC है, दिया होगा ना। तो BD इक्वल टू DC है ना, BD इक्वल टू DC है, हाँ। और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस cos थीटा। तो इसको यूज कर देते हैं और ये यूज कर देते हैं BD इक्वल टू DC। तो देखिए इसको आगे लिखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC को क्या लिख सकते हैं? BD स्क्वायर माइनस 2AD इंटू BD cos 180 माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा इंटू माइनस यहां से तो क्या हो जाए आपका? प्लस cos थीटा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन 1 है क्वेश्चन 2 को ऐड जैसे ही आप करेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? ऐड करेंगे तो जोड़ देंगे तो देखिए सीधा सीधा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 2AD स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए, इससे पे सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा या फिर आपका स्टीवर्ट थ्योरम वाला रिजल्ट पता होगा तो कितना देर लगेगा बनाने में आपको सवाल, विद इन अ सेकेंड आप तुरंत बना लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया कि इसका वैल्यू आपका 5 है ना, इसका वैल्यू आपका दे दिया आपका 7 है सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका वैल्यू दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे एडी का वैल्यू पूछ लेगा, एडी इज इक्वल टू वाट, हाँ एडी इज इक्वल टू वाट। तो अब क्या करेंगे, तुरंत आपको दिमाग रहा है बीडी इस टोटल 6 है, या तो इसका मतलब बीडी कितना है, बीडी या डीसी कितना हो गया आपका, बीडी आपका कितना हो गया, बीडी इज इक्वल टू 3, हाँ। अब देखिए एबी का स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर क्या लगाते थे, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, देखिए तो यहां से देखिए एबी का स्क्वायर कितना हो गया आपका, एबी का स्क्वायर हो गया 25 है ना, बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू 2 इंटू एडी का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि बीडी 3 हो गया, 6 का आधा 9, हाँ। तो देखिए कितना होगा 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 74, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 74/2 हो गया, तो यहां से कितना हो जाएगा आपके 37 इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ताकि यहां से अगर ये चला जाए तो माइनस हो जाए, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका, तो अंडर एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 28, है ना। तो अगर एडी करेंगे तो एडी के यहां से क्या लिखेंगे, एडी का स्क्वायर आपका 28 है, तो एडी आप क्या लिखेंगे अंडर रूट 28, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2√7, ये आपका एडी का वैल्यू होगा 2√7। तो आप कितना आसानी से इसको तुरंत आप पिक कर लिए। अदरवाइज आपको अगर नहीं याद है तो आपको फिर वो कोसाइन लगाना पड़ेगा या फिर कुछ और देखना पड़ेगा सिमिलरिटी में, क्या आप सोचेंगे तो ही बनेगा। तो आप ये अप्रोच रखेंगे तो प्रॉब्लम आपको काफी आसानी से बनेगा, है ना फ्रेंड। तो चलिए ऑलमोस्ट हम लोगों ने थ्योरी पार्ट या ट्रायंगल का जो बेसिक ट्रायंगल का जो थ्योरी पार्ट था कंप्लीट कर लिया। उसमें हम लोग काफी आगे तक भी बढ़े, जो कुछ जो थ्योरम थे जो लग रहा था हमें कि इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग डिराइव कर ले यहाँ से, अगर कोसाइन रूल से जो हो रहा है उसको भी हम लोगों ने कोशिश की है। अब चलिए हम लोग अब 2-3 सवाल लेते हैं, उसको इनइक्वालिटी का सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए हम लोग एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक सवाल लेते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में 2 साइड हमारा दिया हुआ है, 2 साइड है ना, वो मान लीजिए कि 2 साइड से आपका 9 है, ए बी दिया हुआ है आपका 9, ठीक है, ए सी दिया हुआ है 12, ठीक है। तो इससे हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितना होगा ना, 2 साइड दिया होगा, कुछ भी ए बी ए सी आपको बी सी जो भी आप मानना है। तो इससे ये पूछा जाएगा आपको कि इससे आपका जो ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेंज होगा वो क्या होगा, है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाता था कि साइड का रेंज के लिए, तीसरे साइड के लिए क्या करते थे हम लोग, ए बी ए सी दिया हुआ है तो बी सी इक्वल टू वाट, है ना। तो बी सी के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, बी सी के लिए तो एक ही चीज करते थे ना, ये क्या होगा ए बी माइनस ए सी का मॉड से बड़ा होगा, ए बी माइनस ए सी का मॉड से बड़ा होगा, बी सी लेस देन होगा ए बी प्लस ए सी, है ना। तो देखिए बीसी का रेंज आपका क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी का मॉड कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 या ए सी, बात तो एक ही है ना, ए सी माइनस ए बी लिखिए, या बी माइनस 9 माइनस 12 का मॉड कितना होगा आपका, यानी कि 3 से बड़ा होगा आपका बी सी थर्ड साइड, लेस देन कितना होगा 9 प्लस 12 कितना होगा 21 से छोटा होगा, यानी कि बीसी का रेंज आपका कितना हो जाएगा, आपका बीसी का रेंज हो जाएगा कितना 3 से बड़ा और 21 से छोटा, है ना। आप इस तरीके से सोचते थे। तो चलिए इसका थोड़ा हम लोग अलग वर्जन कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक एबीसी एक ऐसा ट्रायंगल है ना जिसका कि सारा साइड इंटीजर है ना, ऑल साइड्स इसका इंटीजर है ना, या आप बोल सकते हैं इसको पूर्णांक है, सारा साइड है ना पूर्णांक है, सारी भुजा पूर्णांक में है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए ए बी और बी सी तो हमारा 2 साइड तो पता है ना, उसको ए बी बी सी जो भी माने। थर्ड साइड के लिए क्या होगा आपका, देखिए 3 से बड़ा है और ये बी सी कितना 21 से छोटा है, इसका मतलब बी सी का रेंज आपका कितना हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 20, है ना, यही तो होगा ना रेंज इसका। तो देखिए 4 to 20 में ये कितना टर्म आ रहा है, तो 4 to 20 में कितना टर्म आ रहा है आपका
17 टर्म आ रहा है ना, 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 20 - 3 करेंगे ना, तब तो वो 4 से होगा। कितना आपका हो रहा है टोटल, कितना ट्रायंगल बनेगा टोटल? 17 ट्रायंगल विल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ये अगर पूछ लेते हैं आपसे कि अब इसमें से कितना एक्यूट ट्रायंगल होगा, कितना ऑब्टूज ट्रायंगल होगा और कितना राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसके लिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो ये तो आपका ये हो गया कि बीसी का आपका वैल्यू आपका 4 to 20 होना चाहिए, अगर ये ऑल साइड इंटीजर की बात कर रहा है तब इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं। देखिए इसके लिए तो कंडीशन हो गया क्या, एक तो कंडीशन ये हो गया कि जो तीसरा वाला से जो अभी जो अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा ये साइड है ए बी इक्वल टू 9 ए सी इक्वल टू 12, तो हम लोग ऐसा देखिए इसके लिए क्या करते थे, ऑब्टूज एंगल होता था तो क्या करते थे हम लोग, जो सबसे बड़ा वाला साइड होता था वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता था का स्क्वायर। देखिए सबसे बड़ा साइड अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर ले कि ये 12 है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, हाँ। एक अगर हम लोग सबसे बड़ा साइड ए बी ए सी को अज्यूम कर लें, या अगेन दूसरा बार ये अज्यूम करो कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको हम लोग एक्स को अज्यूम करें, है ना, इसमें से अज्यूम करें, ठीक है, एक्स को अज्यूम करें। अभी सबसे बड़ा वाला साइड किसको अज्यूम कर लें, ए सी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर ऑब्टूज ट्रायंगल है, ऑब्टूज ट्रायंगल है ना, ऑब्टूज है मतलब कि अधिकोण त्रिभुज, है ना, त्रिभुज है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि एसी सबसे आपका बड़ा साइड है, एसी क्या है, सबसे बड़ा साइड है, तो एसी सबसे बड़ा साइड है, तो वहां पे क्या होता था, अगर एसी सबसे बड़ा साइड है अगर ऑब्टूज एंगल होता था तो क्या होता था, एसी का स्क्वायर इज ग्रेटर, एसी का स्क्वायर है जो कि बड़ा होता था दोनों साइड के स्क्वायर से, तो बीसी को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे बीसी इक्वल टू हम लोग एक्स का अज्यूम कर लेंगे, है ना। अगर एसी सबसे बड़ा साइड है, यहाँ पे एसी को अज्यूम करना है लार्जेस्ट साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन कितना होगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। यही तो करेंगे ना, अगर ए बी सबसे एसी आपका सबसे लार्जेस्ट साइड है तो एसी कितना है आपका 12 दिया हुआ, तो अब देखिए यानी कि कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 144 माइनस 81, देखिए 44 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज लेस देन 63, है ना। 63 तो होगा एक्स स्क्वायर लेस, यानी कि एक्स लेस देन कितना हो जाएगा आपका √63, यही आपका बन रहा है ना। देखिए 12 का स्क्वायर इज ग्रेटर है 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मतलब कितना होगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको आप ऐसे भी एक लाइन में और लिख दीजिए, 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन √63, लेकिन इसका तो नीचे एक बाउंड्री भी है ना, जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से क्या निचला बाउंड्री आपका कितना 4 है ना। यानी कि क्या होगा आपका जो भी होगा एक्स क्या होगा 4 से बड़ा और बराबर होगा एक्स लेस देन √63, है ना। तो देखिए √63 कितना हो रहा है आपका, और ये आपका 64 कितना होता है, √64 8 के बराबर होता है ना, यानी कि 8 से कुछ छोटा है उससे है, यानी कि आपका क्या एक्स का वैल्यू आपका क्या हो सकता है यहाँ से एक्यूट के लिए 4 5 6 7, ये 4 बनेगा कितने के लिए ऑब्टूज ट्रायंगल के लिए, है ना। एक कंडीशन आपका ये हो गया, है ना। इसको आप लोग नोट कर लिए, हम लोग इसको मिटाते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देख लेते कि हमारा जो एसी है सबसे बड़ा, है ना। अब हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि बीसी इक्वल टू एक्स, बीसी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। बीसी सबसे बड़ा है तो उसके सामने का जो एंगल होगा अगर वो ऑब्टूज होगा, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए फिर वही रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 144 प्लस 81, है ना। 144 प्लस 81
यानी कि आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो गया आपका 225। इसका मतलब कितना होगा, इसको अगर एक्स को करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन रूट अंडर 225, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 15 है। हमारा इंटीग्रल साइड की बात है, 15 से बड़ा है। लेकिन देखिए इसका रेंज कहां तक था, एक्स का रेंज था कितना तक 4 to 20 था ना, 4 to 20 है ना। एक क्या था 4 से बड़ा बराबर एक्स था और लेस देन इक्वल टू 20 था, ऑल इंटीजर था। ठीक, देखिए एक्स का रेंज आपको बता रहा है कितना होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 15। ग्रेटर देन 15 इसका मतलब क्या हो गया आपका, एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20, क्योंकि ट्रायंगुलर जो बेसिक इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता था 4 से बड़ा था एक्स से और लेस देन इक्वल टू 20 था। तो ये आपका देखिए, तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कितना मिल गया आपका, देखिए एक होगा 4, 5, 6, 7 के लिए मिला, एक ये आपका होगा एक्स का वैल्यू 4, 5, 6, 7 है तब हो रहा है, और अगेन दूसरा कितना है 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 4 + 5 है ना, 4 प्लस टोटल कितना होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 4 + 5 है ना, 9 हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए आप उसी तरह से राइट एंगल के लिए क्या सोचेंगे, अगर राइट एंगल हमें सोचना होगा तो क्या सोचेंगे, एक बार हम लोग ये अज्यूम कर, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो रिजल्ट है मेन उसको हम लोग लिख लेते हैं। ऑब्ट्यूज कहां से कहां तक बन रहा था 4, 5, 6, 7 और आपका 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए ये आपका क्या हो रहा था ऑब्ट्यूज हो रहा था है ना। इसको अब हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको हम लोग एक जनरलाइज वे में कर देंगे कि आपको काफी आसान होगा उससे फील करने का। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल कैसे सोचते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अब सोचते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ना, तो अगेन वही काम करेंगे। एक बार हम लोग लेंगे कि एसी सबसे बड़ा साइड है और दूसरा बार लेंगे कि बीसी है जो कि सबसे बड़ा साइड है। अगर हम लोग पहली बार एसी को सबसे बड़ा साइड लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, एसी अगर सबसे बड़ा है, एसी आपका लार्जेस्ट है हाँ, तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, या आप बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे आप, ये एसी लार्जेस्ट है, इसका मतलब क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका 144 माइनस 81 है ना 63, यानी कि एक्स इक्वल टू √63। तो ये तो कभी संभव ही नहीं है कि अब इसका अगर ये साइड 12 सबसे बड़ा हो तो कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बने। ठीक है ना, अब एक बार देखिए चेक करते हैं कि एक्स सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर एक्स सबसे लार्जेस्ट है, एक्स लार्जेस्ट है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना होगा 81 है ना इक्वल टू 225, यानी कि एक्स इक्वल टू √225, यानी कि एक्स इक्वल टू 15 के लिए क्या हो रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना। तो देखिए इसका जो पैटर्न था एक बार पूरा अच्छे से समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बन रहा है आपका एक्स इक्वल टू 15 पे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैक्सिमम 2 बन सकता है, चाहे एक इसके लिए बनेगा जब ये तो मैक्सिमम 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पहला इस केस के लिए जब एसी सबसे बड़ा हो और दूसरा इस केस के लिए कि बीसी सबसे बड़ा हो, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो, वही आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब हमारा जो देखिए साइड का रेंज क्या था उसको एक बार देखते हैं। देखिए साइड एक्स का रेंज क्या था, एक्स का क्या रेंज था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल देखिए किस किस तरह पर बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए कहां किस बन रहा है 4, 5, 6, 7 के लिए क्या हो रहा है ये ऑब्ट्यूज हो रहा है ना। देखिए इधर कहां से कहां के बीच हो रहा है 16 to 20, ये क्या हो रहा है ऑब्ट्यूज।
यानी कि अधिक कोण त्रिभुज इस पे बना है ना। इस पे क्या बनना था आपका, इसका वैल्यू 15 के लिए राइट एंगल या समकोण त्रिभुज या राइट एंगल है ना, ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आपका ये रेंज हो रहा है। आप देखिए जो बीच वाला रेंज है आपका यहां से कितना 8 to 14, इतना कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 आपका क्या हो रहा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसमें देखिए कितना ऑब्टूज हो रहा है, ऑब्टूज कितना हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो रहा है 9 आपका क्या हो रहा है ऑब्टूज, 1 हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और कितना एक्यूट कितना हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो रहा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये तो आप पहले ऑब्टूज से स्टार्ट किए, तो अब इतना हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्टूज आगे और पीछे बन रहा है ना, लेकिन जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो रहा है जो बीच में बन रहा है। तो पहले हम लोग ऐसा ये सोचे कि अगर पहले हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही निकाल लें तो कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाल लेंगे, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेंगे, जो बचा होगा वो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा। अभी तो हम लोग को लर्न करना है, सीखना है, इसलिए हम आपको अलग अलग अप्रोच में बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे सोचिए। तब हम लोग ये सोचे कि पहले अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाल लें तो कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल निकाल करके देख लिए है ना, और ये आपका राइट एंगल से देख लिए। अब हम लोग एक्यूट एंगल से चल रहे क्या होगा, देखिए एक्यूट एंगल के लिए फिर अगेन सोचेंगे वही कि अगर एसी आपका सबसे बड़ा है ना, एसी आपका सबसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल जैसे ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी स्क्वायर है ना। ये क्या हो जाएगा आपका एसी लार्जेस्ट है आपका। देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर है ना। तो देखिए कितना जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर है ना इज ग्रेटर देन कितना हो रहा है आपका ए सी स्क्वायर। ए सी को क्या कर देते हो आपका 144 है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 144 माइनस 81 यानी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन √63 है ना। यानी कि एक्स का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा आपका एक कंडीशन ये बन गया आपका कि एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 8 है ना, कि एक्स इज ग्रेटर √63 यानी कि इससे जस्ट बात क्या आ रहा है आपका 64 है ना, वो इसका यानी कि क्या होगा एक्स ग्रेटर इक्वल टू 8 है ना। ये आपका एक लिमिट हो गया इसका। और दूसरा लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखिए दूसरे लिमिट के लिए क्या मानेंगे कि अगर हम ये मानते हैं कि आपका बीसी लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, तो बीसी लार्जेस्ट साइड है तो उसके लिए क्या करेंगे आपको, आप देखिए अगेन ये ऐसे लिखेंगे बीसी लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब, और ये भी एक्यूट एंगल है ना, बीसी लार्जेस्ट साइड है और ट्रायंगल एक्यूट है, इसका मतलब क्या हो जाए आपका तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी का स्क्वायर है ना। यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी स्क्वायर है ना। यानी बी सी का स्क्वायर इज लेस देन 225 है ना। यानी कि बी सी इज लेस देन BC is less than 15 है ना। देखिए इसका रेंज आपका क्या हो रहा है, x का वैल्यू 8 से बड़ा और 15 से छोटा है ना। यानी कि x का वैल्यू क्या हो रहा है आपका एक्यूट के लिए 8 9 10 11 12 13 14 है ना। वहां से भी एक्सक्लूड किए थे तो यही वैल्यू आ रहा था। तो ये आपका ये अप्रोच कितना सही है। आप फिर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो वही करेंगे है ना। तो देखिए आपका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम लोग को बस ये सीधा सोचना है। जैसे देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या सोचे थे, दो साइड का सम है ना, दो साइड का डिफरेंस है। जैसे देखिए मान लीजिए
ए बी माइनस ए सी का मॉड ए बी प्लस ए सी था, ऐसे है ना। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल जैसी बात है फॉर एक्यूट एंगल, इसके बाद हमारा वो कंडीशन होगा एक्यूट या ऑब्ट्यूज के लिए। तो फॉर एक्यूट के लिए क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का मॉड, हाँ, इज लेस देन बी सी का स्क्वायर इज लेस देन ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। तो आप सीधा ये रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा, जैसे ही आपको ये दिमाग में आए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितना निकाल होगा, तो आपको पहले तो ट्रायंगल का कितना ट्रायंगल होगा उसके लिए तो ये इसको फॉलो करना है। उसके बाद एक्यूट के लिए आप सीधा ये अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आप ऑब्ट्यूज एंगल जो रिमेनिंग होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो काफी फास्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप अगर ट्राई करना है तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। ए बी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि आपका 6 है, ए सी इज इक्वल टू 8 है ना। ट्रायंगल का जो 3 साइड होता है ना उसमें से ए बी इज इक्वल टू 6 है, ए सी इज इक्वल टू 8 है ना। और तो आपको ये बताना है कि इसमें से कितना आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, इससे कितना आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ acute triangles, number of right angle triangle, number of obtuse triangle। इफ अगर आपके पास ए बी इक्वल टू 6 है और ए सी इक्वल टू 8 है, तो इसको आप लोग सोच करके देखिए कि कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा ना, तो आपको कितना मजा आएगा। इस तरीके से अगर अप्रोच आप रखेंगे तो आपका पूरा ही ज्योमेट्री बिल्कुल ही आसान होगा ना। इसको आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे किसके लिए, एक्यूट के लिए। ये तो आपका यूनिवर्सल कंडीशन होगा पहले फिर ट्रायंगल को बनाने के लिए ना। उस कंडीशन में इस कंडीशन को मर्ज करेंगे तो ये आपको, इसको आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार वीडियो चला करके देखिए, पॉज करके देखिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ना तो आपको खुद का नोट बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको ज्योमेट्री अच्छे से नहीं समझ में आएगी। बस ऊपर ऊपर कर लिए कि 10 सवाल में 2-3 सवाल कर लिए, बस हो गया ज्योमेट्री। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ज्योमेट्री सीख रहे हैं अब बिल्कुल बेसिक से। तो इसको आप लोग नोट कर लिया, चाहिए तो आपको इसको बना करके देखिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है ना। और वो नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए कि आंसर के देखते हैं क्या। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग फिर से इसको बताने का कोशिश। तो फ्रेंड्स हम लोग एक नया सवाल ले रहे हैं ना, ये कैट में आया हुआ सवाल है जो कि कोई ट्रायंगल है ना, उसका पेरीमीटर बता रहा है कि 14 मीटर है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीग्रल साइड्स है ना, वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बताने का, अगर पेरीमीटर आपका 14 है तो वैसे ट्रायंगल्स जिसका कि इंटीग्रल साइड्स इंटीजर में हो, है ना, साइड फ्रैक्शन में नहीं हो, साइड मतलब कि पूर्णांक हो, तो वैसा कितना ट्रायंगल बन सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग एक बार पिछले जो सबसे फर्स्ट सेशन था पर ट्रायंगल का, उसमें हम लोग बताए थे लॉजिक की अगर पेरीमीटर दिया हो तो आप कैसे इसको इजीली सोच सकते हैं। तो चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से उसको बता देते हैं कि हम लोग लॉजिक कहाँ से डेवलप करेंगे, है ना। अगेन एंड अगेन आपको चीजों से अकस्टम होगा तो आपको चीजें काफी आसान लगेगी। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक डेवलप करने के लिए पेरीमीटर हो तो हम लोग कैसे सोचते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी साइड हो बी प्लस सी, ये मानते हैं ना बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, ट्रायंगल के लिए तो ये रूल है ना, ठीक है। अगर हम लोग दोनों तरफ ए ऐड कर दें, हाँ, तो अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2a, हाँ, क्योंकि इधर भी ए ऐड हो जाएगा ना। ये आप लिख सकते हैं ऐड करते ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस। तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 2s इज ग्रेटर देन 2a, है ना। इसका मतलब क्या होगा, a इज लेस देन s। वेरियस क्या होता है आपका, s क्या होता है ट्रायंगल में, s होता है सेमी पेरीमीटर। यही होता है ना। तो ए लेस देन एस, सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कोई भी साइड है जो कि सेमी पेरीमीटर से
छोटा होगा। तो इसके हम लोग ये जूम करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट साइड भी होगा लेस देन सेमी पेरीमीटर, है ना। ये कोई भी साइड है आपका, साइड ए बी सी या कुछ, इसमें लोग ये जूम कर दो कि सबसे लार्जेस्ट साइड होगा वो भी तो सेमी पेरीमीटर से छोटा होगा, है ना। तो आपका ये कंक्लूजन ये निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, दूसरा ही सोचते हैं। ये अगर आपका सबसे लार्जेस्ट साइड है तो हम ये सोचेंगे कि अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल का साइड है तो सी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। तो देखिए सी अगर स्मॉलेस्ट साइड है तो क्या होगा, सी इज लेस एंड इक्वल टू ए होगा ना। अगर इक्वलैटरल ट्राइंगल है तो सी इक्वल टू बी, तीनों होगा। अगर नहीं है तो कम से कम सी अगर सबसे छोटा साइड है, सी आपका स्मॉलेस्ट साइड है, हमको आपको इस तरह का प्रॉब्लम करने के लिए एक लॉजिक बना है ना, सी लेस एंड इक्वल टू ए। अगेन क्या लिखेंगे, सी लेस एंड इक्वल टू बी, है ना, सी इज इक्वल टू सी। अभी तीनों को अगर ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा, 3c इज लेस एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका, सी इज लेस एंड इक्वल टू 2s/3। यहां पे क्या कंक्लूजन, ए अगर आपका सबसे बड़ा साइड है वो ए से छोटा है, और सी जो सबसे छोटा साइड है वो 2s/3 से छोटा है ना। तो अगर हम लोग इसको ट्रायंगल को बनाएंगे तो किस तरह इसके बनाएंगे, ट्रायंगल को ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी। इस कंडीशन में अगर इस तरीके से सोचेंगे तो हमारा अप्रोच बहुत ही फास्ट होगा और जल्दी होगा। बाकी आप नहीं है तो आप इनइक्वालिटी से देखिए ना, काफी आपको टाइम कंज्यूम होगा, है ना। पहले आप ये देखेंगे बी प्लस इज ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, तो सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस, तो उसमें आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन जहां भी पेरीमीटर के सवाल हो तो आप इस अप्रोच से जाएंगे तो देखिए बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा आपको ना। इसको आप लोग फिर से वंस अगेन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस सवाल को बनाते, देखिए कितना फास्ट ये आपका सवाल सॉल्व होगा। क्या होगा, लार्जेस्ट साइड क्या है, ए इज लेस देन ए सेमी पेरीमीटर, और सी है जो कि लेस देन इक्वल टू 2s/3, है ना। तो देखिए अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो कोई भी पेरीमीटर का सवाल हो तो बस हम लोग इस लॉजिक को सोचेंगे, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, है ना। अगर तीनों अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर दो इसमें से कोई इक्वल होगा तो आपको क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और तीनों अगर अनइक्वल होगा तो क्या बनेगा, आपको स्केलेन ट्रायंगल बनेगा या विषमबाहु त्रिभुज बनेगा ना। तो हम लोग इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे इसको। देखिए अब कितना आसान होगा, आपका सेमी पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर यानी कि 2s का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 14, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या आप देख लिए थे कि ए जो सबसे बड़ा साइड होगा वो भी सेमी पेरीमीटर से छोटा होगा, देखिए। तो एस का वैल्यू आपका यहां से कितना आ गया, आपका 7 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये लेस देन 7, है ना, इंटीग्रल में है, और ये है जो कि लेस देन 7। तो देखिए ये लेस देन 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 एक हो सकता है, ठीक है। देखिए 6 हो सकता है, बी को भी ग्रेटर, देखिए ए ग्रेटर इक्वल टू बी है, तो अगर 6 है तो बी को हम लोग 6 मान सकते हैं, ठीक है ना। सी को आप कितना मान सकते हैं, 2, देखिए। और सी का एक लिमिट देख लीजिए, सी कितना से कितना के बीच में, सी लेस एंड इक्वल टू 2s/3, यानी कि सी लेस एंड इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2s का वैल्यू कितना, 14/3, है ना। और चूंकि यहाँ पे साइड आपका क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल दिया हुआ है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, सी इज लेस एंड इक्वल टू, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी इज लेस एंड इक्वल टू आपका 4, क्योंकि साइड से आपका क्या है, इंटीग्रल है। तो आप इस तरीके से सोचेंगे तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है। देखिए ए का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, आपका देखिए 6 6 2 1 हो गया आपका। अब देखिए ये 6 है ना, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 6 है। देखिए अगर 6 है तो इसको ये सोचे थे कि अगर 5 होगा ये, तो ये आपका 3 होगा, है ना। अब देखिए 6 5 3 हो गया आपका। आगे देखिए और 6 4 4 हो सकता है ना, क्योंकि 6 5 3 है ना। अगर इसको 6 अगर 3 5 लिखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग शुरू में इसको मान चुके हैं ना। बात तो एक ही रहेगा ना, ये 3 हो या 5 हो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 6 4 4 हो गया। अगेन देखिए, अगेन क्या होगा, अगर एक का वैल्यू अब इसको और डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, 5 होगा ना। अभी तो 5 से ज्यादा होगा नहीं भी, ठीक है, आपका 5 होगा, है ना। और ये आपका कितना होगा, 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो आपको 14 को आपको लाना है ना, यानी कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पर अगर 4 लेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे तो 5 हो सकता है, तो ये आपका ये रॉन्ग है। तो आपका कितना आंसर हो गया, देखिए कितना जल्दी आप कंक्लूड कर ली कि आपका अगर पेरीमीटर 14 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड कितना होगा, आपका 4 ट्रायंगल बनेगा,
और फिर अब इसी में आपको पूछ दे कि अब जो 4 इंटीग्रल से ट्रायंगल बना उसमें से आपका कितना एक्यूट होगा, कितना ऑब्टूज होगा, तो फिर आप इसको चेक करके देख लीजिए सबसे बड़ा वाला साइड को, है ना। तो ये आपका हमारा सही अप्रोच होता है, राइट अप्रोच होता है इससे हम लोग को बढ़ने का। चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं कि पेरीमीटर हम लोग 10 ले लेते हैं और एक 20 ले लेते हैं, उससे हम लोग सीख लेंगे। अगर 2-3 सवाल कर लेंगे तो उसके बाद हमारा सीख लेंगे ना। एक फुट, ये तो आपका काइट का सवाल था कि पेरीमीटर आपका 14 था, है ना। अब हम लोग पेरीमीटर अब 20 लेते हैं। अब पहले 10 लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना 20 का। तो चलिए फिर आपको बेटर क्लियरिटी के लिए हमने एक और पेरीमीटर ले लिया ना, जो कि 10 मीटर का पेरीमीटर है इसका। तो हम इसमें सोचेंगे कि फिर हमारा जो ट्रायंगल होगा उसका जो साइड्स होगा, इंटीजर होगा, वो कितना ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ताकि हम लोग वही चीज को फॉलो करेंगे, एज ग्रेटर इक्वल टू बी, एज ग्रेटर इक्वल टू सी अज्यूम कर लेते हैं पहले, ताकि हम लोग जो आपका आगे पीछे जो बड़ा छोटा होता है उससे हम लोग को भटकना नहीं पड़े। तो देखिए अगेन क्या होगा, एज ग्रेटर इक्वल टू, तो अगेन क्या होगा, एज लेस एंड इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, हाँ, एज लेस देन सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इसका कितना हो रहा है आपका 10 हो रहा है ना। तो 10 का सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि एज लेस देन कितना हो रहा है 5, ठीक है। अब देखिए सी एज लेस एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s/3, है ना। 2s/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 10/3, है ना। यानी कि सी एज लेस एंड इक्वल टू 3। आपका ये दो कंडीशन बन रहा है। और यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, एज ग्रेटर इक्वल टू बी, एज ग्रेटर इक्वल टू सी, हाँ। और जब इक्वल होगा तीनों तो आपका इक्विलेटरल, 2 इक्वल होगा कोई तो आपको आइसोसेलेस, तीनों अगर होगा अनइक्वल तो आपको आस्कालिन ट्रायंगल या सम विषम बहुत ही। तो देखिए कितना हो गया आसान, एज लेस देन 5, यानी कि ए का क्या डेटम होगा 4 होगा, 4 होगा। तो बी तो कभी ए से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप 4 इसको अज्यूम कीजिए। और क्या अज्यूम कर सकते हैं 2, हाँ ना। और इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं आप, देखिए 4 3 3, हाँ। देखिए अब इसका इस तरफ 3 से ज्यादा आना चाहिए। आप जैसे ही देखिए अगर 4 से अगर यहां पे 3 करेंगे तो जरूर ये कोई ना कोई ये 4 होगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों तो पहले ही अज्यूम कर दिए। तो आपका कितना ट्रायंगल बनेगा, आपका 2 ट्रायंगल बनेगा, है ना। इसका पे एक और तरीका P²/48, ठीक है। तो आपका ये 2 ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये अप्रोच होगा, है ना। अब देखिए अब 20 है, पेरीमीटर इक्वल टू 20, है ना, यानी कि 2s इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 20। तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बने, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी बनाते हैं। देखिए P आपका कितना 20, है ना, यानी कि ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू लेस देन कितना होगा, लेस देन 10 होगा ना। अगेन देखिए एज ग्रेटर इक्वल टू बी, तो देखिए ये 9 है। और देखिए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3, यानी कि सी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3, यानी कि आपको इंटीजरल वैल्यू आना है, यानी कि सी लेस देन इक्वल टू 6 फॉर इंटीग्रल वैल्यू। अब देखिए पुट करते हैं यहां से, देखिए कितना का 9 है, 9 ये अगर 9 है ना, ए बी सी, ये 9 9 2 हो जाएगा, तब भी आपका हो जाएगा। देखिए 9 8 3 तब भी हो जाएगा ना, 9 7 4, ठीक है, 9 6 5। अगर देखिए अगेन आप करेंगे 9 5 6 तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 9 5 6 अगर करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कितना होगा 9 9 2 9 8 3 9 7 4 9 6 5, क्योंकि आपका ये पहले ही हम लोग अज्यूम कर लिए कि बड़ा। अब देखिए अब 8 से चलते हैं ना, कितना होगा 8 8 4, अगेन कितना हो जाएगा 8 7 5 8 6 6, है ना। अगर अगेन अब इसको बढ़ाएंगे, एक 8 8 5 6 करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, 8 5 6 करेंगे ये भी 8 5 7 हो जाएगा ना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कितना आपका होगा 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7, है ना। अगेन देखिए एक और आएगा आपका कितना 7 7 6, इसके अलावा जो भी होगा 7 6 7, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। इसका कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप कितना आसानी से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए एक और लेते हैं हम लोग
पेरीमीटर को हम लोग थोड़ा ऑड नंबर में लेते हैं, उससे देखिए क्या रिजल्ट बनने का कोशिश करते हैं। देखिए आप 20 के लिए कितना हुआ आपका, 20 के लिए आपका हुआ 8 है ना, 10 के लिए कितना हुआ था 2, 14 के लिए कितना हुआ था 4 है ना। अब एक 17 लेते हैं या 13 लेते हैं, उसके बाद क्लोज। तो फ्रेंड हम लोग अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं ना, वहां पे हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर हमारा अगर 17 है तो इससे हमारा कितना नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे ट्रायंगल जिसका साइड इंटीजर होगा वो कितना होगा। देखिए पेरीमीटर होगा 17, तो क्या बोले थे हम लोग एज्यूम इस तरह से एज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, है ना। वहां पे क्या है, ये सबसे बड़ा साइड है, कोई भी साइड होगा जो कि एस से छोटा होगा, ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा साइड है वो भी एस से छोटा होगा। और सबसे छोटा साइड के लिए एक कंडीशन ये बना देते हैं कि सी रिलेशन इक्वल टू 2s/3, है ना। बस ये कंडीशन को याद रखेंगे तो हमारा बहुत ही फास्ट हो जाएगा पेरीमीटर वाला सवाल को हैंडल करना। नहीं तो आप बी प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल टू ए से करके देखिए ना भाई, बी प्लस सी इज ग्रेटर देने आपको काफी टाइम लगेगा। कभी समय मिलेगा तो उसका भी हम लोग एक लेक्चर रखेंगे बाद में, जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसको हम लोग कैसे देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर 17 है ना, 17 है यानी कि मतलब कितना हो गया, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 8.5, यानी कि एज लेस देन 8.5 है, क्योंकि इंटीग्रल है यानी कि एज लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका 8, ठीक है। अब देखिए सी इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया आपका 17/3 है ना, यानी कि सी इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका 5, एज लेस देन इक्वल टू 8 और सी इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हम लोग लिखना चालू करते हैं इसी का वैल्यू, तो ये कितना होगा 8, पहले 8 लिखें, 8 लिखते हैं, 8 16 1 17 हो गया। अब लिखते हैं 8 7 2 हो गया, 8 6 3 हो गया ना, 8 5 4 हो जाएगा ना। अगेन 8 4 5 पे आएंगे, देखिए नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 हो गया, 8 5 4, अब देखिए 8 तक हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 7 6 आपका हो गया 7 7 7 3, ठीक है 7 7 3 7 6 4 है ना, 7 5 5, ठीक है 7 5 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे लेकिन जैसे अगेन अगर 7 4 5 लिखेंगे, ये तो आपका 7 4 6 लिखेंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन ही पहले ही अज्यूम कर चुके हैं एज ग्रेटर इक्वल टू बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, हाँ तो देखिए 1 2 3 4 कंडीशन में 5 6 7 हो गया, है ना। अब इससे सोचते हैं कि ये 6 लेते हैं तो 6 6 5 है ना। अगेन देखिए 6 5 6 लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो कितना आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आपका अगर 17 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटीग्रल साइड से आप कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। तो आपका ये देखिए कितना आप आसानी से निकाल लेते हैं ना। और अब चलिए चलते चलते हमको आप इसको लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो और फास्ट हो जाएगा, लेकिन आपको डिटेल में पूछ देगा तो आपको इस तरीके से आप लोग से सोचना पड़ेगा कि कितना एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, कितना ऑब्टूज ट्रायंगल हो जाएगा, या कितना इसमें से वैसे ट्रायंगल हो गए जिसका कि दो साइड ऑड हो इवन हो, तो आपको फिर तो लॉजिक पे ही आना पड़ेगा। तो लॉजिक तो आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूला अगर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे आपको सीधा पूछे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक ये फॉर्मूला है ना, इसको आप लोग नोट कर लिए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड्स अगर पेरीमीटर दिया हो तो π² 48 होता है, अगर वेयर p इज इवन, अगर पेरीमीटर इवन नंबर है कोई, है ना, पेरीमीटर p अगर इवन नंबर है आपका, ठीक है। ये जो π² 44 है ना, ये जो क्या है क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। जैसे कि आप सोच लीजिए कि 2.8 है आ रहा है हमारा ये वैल्यू, तो 2.8 है तो इसका क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 2.8 आ रहा है आपका इसका, तो इसका क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। अगर आपका आ रहा है 3.2 तो इसका क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको सोचना। अगर 3.6 हो रहा है तो आपका क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है आपको। नंबर ऑफ ट्रायंगल विथ इंटीग्रल वेयर p अगर ऑड होगा तो p + 3² 48। देखिए
अगर हम लोग के पास कुछ रिजल्ट था उसी से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए पी का वैल्यू अगर 14 होता था तो 14 का स्क्वायर कितना होता था 196, है ना। तो 196 लिखते हैं, 14 का स्क्वायर कितना होता था, पी अगर 14 होता था तो क्या आप लिखेंगे आप 1, पी का स्क्वायर कितना 196 बाई 48, है ना। तो 48 टू जा कितना हो जाएगा आपका 96 टू जा कितना हो जाएगा 192, है ना। यानी कि 4 पॉइंट ये समथिंग के आसपास है ना, क्लोज टू 4.09 के आसपास है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4। देखिए आपका ये 4 वैल्यू आ रहा था ना 14 के लिए। अगर देखिए p इक्वल टू 10 था, p इक्वल टू 10 था तो क्या, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 बाई 48 का वैसा वैल्यू जो इसका इंटीजर के आसपास होता है कितना होता है ये, देखिए 48 टू 96 है ना 4, यानी कि अभी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग है ना, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अगर देखिए p इक्वल टू 20 है ना, तो 20 का वैल्यू p इक्वल टू अगर 20 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा p स्क्वायर बाई 48 कितना हो जाएगा आपका 400 बाई 48। देखिए 400 बाई 48, इसका भी जो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा 8 के आसपास होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए p इक्वल टू अगर 17 है तो p प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 48, अगेन 200 बाई 48 20 टू 500, ठीक है। तो अगेन देखिए 17 प्लस 20 का स्क्वायर देखिए p इक्वल टू 17 है तो अगेन वही होगा 17 प्लस 3 का स्क्वायर बाई 48 का वैसा जो इंटीजरल हो जो कि क्लोजेस्ट इंटीजर इसका हो, तो क्लोजेस्ट इंटीजर इसका कितना हो जाएगा अगेन 8 हो जाएगा। तो आप ये अप्रोच से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला को आप दिमाग में रखें। तो आपको इस तरीका से सोचना है ना। तो फॉर्मूला कैसे है, जैसे ही जो लॉजिकली इसको हम लोग जीरो से अगर खींचते जाएंगे p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू मान लेंगे p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3, जितना p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 5 करते जाएंगे तो एक जो स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मूला बन के आता है वो इस टाइप का एक रिजल्ट बनता है, इसलिए ये p स्क्वायर बाई 48 होता है ना। ये ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग से आता है, इसको हम लोग जब लंबा जनरलाइज करेंगे ना तो इस टाइप का एक पैटर्न देगा आपको कि आपको ऑड नंबर के लिए ये पैटर्न होगा, इवन नंबर के लिए पैटर्न होगा। ये इसका मतलब है कि क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है ना। अगर 2.8 है तो 3 है, 3.2 है तो 3 ये आपको स्माइलिए। अगर मान लें कि 2.7 है तब भी इक्वल टू 3 होगा, है ना, कुछ सोचना ही नहीं। 2.4 है तो 2 होगा। तो बस इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का भी एक एक थ्योरम को बिल्कुल हम लोग डिराइव करते हुए आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्री हम लोग बिल्कुल ही आराम से पढ़ेंगे ना। उसके बाद जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बिल्कुल ही आराम से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।